अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान कर दिया है। वो बोले कि मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठने की दावत देते हैं। JUI 8 फरवरी के नताइज को मुस्तरद करती है। मजीद कहा कि इंतखाबी धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ डाला, इलेक्शन में पैसा चला है। मौलाना फजलुर रहमान की मजलिस आमला इजलास के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन यरगमाल रहा, हम मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। जो हमारी पार्लिमानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन यरगमाल रहा है। जमीयत उलमाए इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को ताहाल किसी ओहदे की पेशकश नहीं की। PP ज़राए का कहना है कि उन्हें सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स की पेशकश की खबरें बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग से ओहदे तलब नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी अपना सदर मुंतखब कराने की सलाहियत रखती है। पीपल्स पार्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए भी अपना खड़ा करेगी। पीपल्स पार्टी को नून लीग की जानिब से पेशकश का इंतजार। पीपल्स पार्टी से दिलचस्पी रखती है। PPP ज़राए के मुताबिक सदर के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के पास मुनासिब वोट भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ अहम आईनी ओहदों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुशावरती अमल तेज कर दिया। सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला के नामों पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ के नामों पर गौर हो रहा है। PPP ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी हिमायत करें ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम आईनी ओहदों पर अपने उम्मीदवार लाजमी खड़ी करेगी। और MKM ने जनरल वर्कर्स इजलास कल तलब कर लिया है। इजलास में मुस्लिम लीग नून से मुलाकात और हुकूमत साजी पर कारकुनान को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में अरकान राब्ता कमेटी, अरकान असम्बली और कारकुनान को शिरकत की हिदायत की गई है। इजलास से कन्वीनियर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल और दीगर खिताब करेंगे। मियां नवाज शरीफ आइंदा 5 साल मुल्क में भरपूर सियासत करेंगे और हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने ट्वीट करके नवाज शरीफ से मुतालिक वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का ये मतलब नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। मरियम नवाज की ट्वीट नवाज शरीफ का पॉलिटिकल प्लान वाज़ेह कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में बताया कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा कबूल न करने का ये मतलब नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। वो विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ को तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी। नवाज शरीफ किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं उन्हें उनके उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं और उनके हुक्म के पाबंद हैं। हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। और रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी ने उनसे राब्ता करके PTI के साथ हुकूमत साजी का इंदिया दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से मुतल्लिक बानी तहरीक इंसाफ को आगाह करूंगा। शेर अफजल मरवत का कहना था कि बानी PTI ने 2 टोक कहा था, मैंडेट चोरी करने वालों से हरगिज ताउन नहीं करूंगा। उन्होंने बताया कि PTI ने कराची के 17 हल्के चैलेंज किए हैं। जो लोग जाली मैंडेट हासिल करके हुकूमत बनाएंगे उनसे हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पे हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं।
آزاد امیدواروں میں بہت سے پرندے اڑنے والے ہیں. قانون کے مطابق MNA منتخب ہوا ہوں. KP میں انتخابات کے نتائج سے مطمئن ہوں. JUI کے نو منتخب امیدوار نور عالم خان کی بول نیوز سے گفتگو. کہا تحریک انصاف کے پاس صرف جعلی کاغذات ہیں. شکوک و شبہات پر قانون کے مطابق چلیں گے. الیکشن ٹریبونل میں جائیں گے. احتجاج کر کے سڑکیں بند نہیں کریں گے. یہ دیکھا ہے تو 2013 میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا, 18 میں بھی ایسے ہی کیا تھا, اور ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب یہ سیٹیں جو ہارتے ہیں اس پہ یہ چیخ پکار کر لیتے ہیں, جو جیتتے ہیں وہ صحیح ہے. تو یہ ان کی عادت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چاہے NA 28 ہو, چاہے PK 74 ہو, یا اور بھی جو ہیں, ان سب کا فارم 49 ایشو ہوا ہے. اب اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس پہ خالی کیونکہ سب لوگوں نے فارم C بھی جو اخراجات کا وہ ہے وہ بھی جمع کیا ہے. اب خالی ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اگر ان کو بہت شوق ہے وہ بھی پورا کر لیں ٹریبیونل میں. وہ جب ہم اوت لے لیں گے, جب ٹریبیونل بن جائے گی, اس کے بعد یہ جائیں. اور جماعت اسلامی پاکستان اور تحریک انصاف کے راستے جدا ہوتے دکھائی دینے لگے. رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سے قومی سطح پر اتحاد کی بات ہوئی تھی, لیکن PTI صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں اتحاد پر زور دے رہی ہے, لہٰذا اس سے معذرت کر لی گئی. اتحاد اگر ملک گیر ہو تو کراچی میں کوئی جماعت دونوں جماعتوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. جماعت اسلامی نے تحریک انصاف سے محدود اتحاد پر معذرت کر لی. بول نیوز سے گفتگو میں رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ جماعت اسلامی پاکستان نے تحریک انصاف سے ملکی سطح پر اتحاد کا مطالبہ کیا, لیکن تحریک انصاف صرف KPK کی حد تک اتحاد چاہتی ہے. لیاقت بلوچ کا کہنا تھا, ملک کی الیکشن دھاندلی کے خلاف جب ہمارا موقف ایک ہے تو اتحاد بھی ملک کی سطح پر ہونا چاہیے. تحریک انصاف اگر صرف چند سیٹوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک صوبے میں اتحاد چاہتی ہے تو اس سے معذرت کرتے ہیں. ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف کا بھی کہنا تھا, جماعت اسلامی نے طے کیا تھا کہ قومی سطح پر تحریک انصاف سے اشتراک عمل قومی مفاد میں ہوگا, لیکن تحریک انصاف نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے. تحریک انصاف کی مجلس وحدت المسلمین کے ذریعے خصوصی نشستیں حاصل کرنے کی امیدیں دم توڑ گئیں. الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ MWM کی جانب سے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی گئی. ترجیحی فہرست جمع کروانے کا وقت گزر گیا. ایکٹ کے مطابق سیاسی جماعتیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تک ترجیحی فہرست جمع کروا سکتی ہیں. کاغذات نامزدگی کی تاریخ گزرنے کے بعد ترجیحی فہرست میں تبدیلی یا اضافہ بھی ممکن نہیں. اور قومی اسمبلی میں تازہ پارٹی پوزیشن مخصوص نشستوں کی تقسیم کیسے ہوگی, تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. الیکشن 2024 نون لیگ کی اتحادیوں سمیت 152 نشستیں. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد سیٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. حکومت سازی کے لیے 169 ارکان کی سادہ اکثریت درکار ہوگی. 2/3 اکثریت کے لیے 224 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے. PTI کے حمایت یافتہ 92 آزاد امیدواروں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی, لیکن انہیں آزاد حیثیت میں مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی اور اس کے لیے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی. پنجاب میں 32, سندھ میں 14, خیبر پختونخوا میں 10 اور بلوچستان میں 4 سیٹیں خواتین کے لیے مختص ہیں. کسی صوبے میں ایک سیاسی جماعت کتنی جنرل سیٹیں حاصل کرتی ہے, اسی اعتبار سے خواتین کی مخصوص نشستیں اسے الاٹ کی جاتی ہیں. دوسری جانب 10 اقلیتی سیٹوں کو اس اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک جماعت نے ملک بھر سے کتنی سیٹیں جیتی ہیں. مخصوص نشستوں کی تقسیم کے دوران شامل ہونے والے فاتح آزاد امیدواروں کا نمبر بھی شامل کیا جاتا ہے. قانون کے مطابق نتائج کے سرکاری اعلان کے بعد 3 دن کے اندر آزاد امیدواروں کو کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے. ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے, جو خدمت ملک کی کر سکتے ہیں مل کر کریں گے. چودھری شجاعت کی اعجاز الحق کے ہمراہ نیوز کانفرنس. مسلم لیگ نون کے ضیاء سربراہ بولے کہ سب کو متحد ہو کر چلنا ہے. پاکستان کے مفاد کا سوچیں گے تو کامیاب ہوں گے. کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں. مشاورت کے بعد چودھری شجاعت سے دوبارہ ملاقات کروں گا. بڑے بھائی بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, دوست بھی ہیں اور مشکل وقت کے ساتھی ہیں. اس لیے انہوں نے یہ بات کی تھی مجھ سے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک گروپ میں رہیں. تو میں نے چوہدری صاحب کو بتایا کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ تو بہت جلد جو ہے وہ چوہدری صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گا. جو ملک ہے اس وقت بڑی مشکل مراحل سے گزر رہا ہے اور اکانومی کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی اندرونی بیرونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اتحاد اور متحد ہو کر سب کو آگے چلنا چاہیے اور اپنے سے بالا تر ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے سوچنا چاہیے.
और नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 या 4 मार्च को मुतवक्के है। सदर मुमलिकत का इंतखाब 8 मार्च को होगा, जबकि कौमी असम्बली सेक्रेटरी में इजलास के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान में हुकूमत की तश्कील। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी उमूर इजलास बुलाने की समरी निगरां वजीर आजम को भेजेगी, जिसे वो सदर मुमलिकत को अरसाल करेंगे। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। सदारत स्पीकर राजा परवेज अशरफ करेंगे। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। नए कायदे ऐवान का इंतखाब 3 या 4 मार्च को मुतवक्के है। सदर मुमलिकत का चुनाव 8 मार्च को होने का इम्कान है। नई कौमी असम्बली के इजलास के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर कायद में MQM ने 14, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पंजाब से भी मजीद 10 उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इंतखाबात 2024 के नताइज इलेक्शन कमीशन ने मजीद कामयाब उम्मीदवारों की जीत पर मोहर जब्त कर दी। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। MQM ने 14, पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। NA 238 का नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया। पंजाब से कौमी असम्बली के 10 मजीद हलकों पर उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 82 सरगोदा से नून लीग के मुख्तार अहमद मलिक कामयाब करार पाए। NA 93 चिन्योट से जीत आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद के नाम रही। NA 94 चिन्योट से कैसर अहमद शेख और NA 98 से नून लीग के शहजाद बाबर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। NA 112 नून लीग की शिजरा मनसब के नाम। NA 124 पर नून लीग के राना मुबशर इकबाल कामयाब। NA 125 पर नून लीग के मोहम्मद अफजल और NA 126 से भी लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर फातिह करार पाए। NA 129 पर आजाद उम्मीदवार मियां अजहर और NA 141 से नून लीग के इमरान शाह जीत गए। बलोचिस्तान में वजारत आला का ताज किसके सर पर सजेगा? हुकूमती फार्मूले के लिए बलोचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने सर जोड़ लिए हैं। वजारत आला के लिए सूबे की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राब्ते शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग बलोचिस्तान में ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। बलूचिस्तान का वजीर आला कौन होगा? हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गई। पुराने इत्तेहादी फिर एक टेबल पर। हुकूमती फार्मूले के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने सर जोड़ लिए। हुकूमत साजी के अमल में नून लीग को शरीक करके हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हौसला अफजा रही। हुकूमती फार्मूले पर मजीद बातचीत की कमेटियाँ कायम की जाएंगी। पीपल्स पार्टी भी बाप से बातचीत के लिए तैयार है। नून लीग को भी बाप और JUI की मुश्तरका हुकूमत में दावत दी जाएगी। बलूचिस्तान असेंबली के इंतखाबात में JUI ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 और नून लीग की 10 नशिस्तें हैं। सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब कर लिया गया। जराये का कहना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट का आखिरी इजलास तलब करने के लिए सदर मुमलिकत को समरी इरसाल कर दी गई। सेनेट इजलास में अरकान अलविदाई तकरीर करेंगे। और नून लीग का साद रफीक को NA 119 से टिकट का फैसला। वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के बाद मरियम नवाज NA 119 की नशिस्त छोड़ देंगी। वो लाहौर से PP 159 की सीट बरकरार रखेंगी। मरियम नवाज की जीती हुई नशिस्त पर साद रफीक को टिकट दिया जाएगा। साबिक वज़ीर रेलवे NA 122 से आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा से हार गए थे। और खबर देंगे आपको, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल काउंसिल इजलास 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। और नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानून का घेरा तंग हो चुका है। आम इंतखाबात 2024 में मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और इम्तियाज शेख 9 मई के वाक़यात में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं।
नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का इम्कान। 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। नौमुंतखब रुकन मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और इम्तियाज शेख लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। सराय CIT का कहना है इश्तिहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जो फेंसिंग और लोकेशन ट्रेस कर ली। इंतखाबात में सीट हासिल करने वालों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। मुल्ज़मान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनों से राब्ते में रहे। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस 22 इश्तिहारी रहनुमा 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। रास्ते बंद करके एहतजाज करने वाले आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमती रेट हर हाल में बरकरार रखनी है, ऐसा कहना था निगरान सूबाई वजीर जान अचकजई का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 80% रास्ते मुकम्मल खुल गए हैं, बकाया सड़कें भी जल्द खोल दी जाएंगी। शाहराहों को मसदूद करना न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि उन लोगों के साथ गहरी नाइंसाफ़ी है जिनकी वो नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। इन्हें ट्रैफिक ब्लॉक करने से गुरेज करना चाहिए, जिनसे आम शहरियों के लिए मुश्किलात और तकालीफ बढ़ रही हैं। सियासी जमातों को बदउनवानी या करप्शन के ख़ात्मे मेरिट की बुनियाद पर तकरीरों को यकीनी बनाना और वसाइल का ज़िम्मेदाराना इंतज़ाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वो मसाइल हैं जो हकीकी मानों में लोगों के लिए अहम हैं। तमाम सियासी जमातों बशमूल कौम परस्तों को बलूचिस्तान की बेहतरी और तरक्की को तरजीह देना चाहिए। और कराची में एक और हंसता बसता घर उजड़ गया। लुटेरों ने 5 बच्चों के बाप की शफकत से उनको महरूम कर दिया। लवाहिकी ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुज़श्ता 3 हट्टी फूल मंडी में सफाक लुटेरों की गोली का निशाना बना जबरान जाँ बहक हो गया था। घर का वाहिद कफील 5 बच्चों का बाप। कराची में डाकुओं ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। गुज़श्ता रोज फूल फरोश जिब्रान रोजी रोटी के लिए घर से निकला, लेकिन फिर जिंदा न लौटा। 3 हट्टी फूल मंडी में सफाक लुटेरों की गोली का निशाना बन गया। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील कर दी। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार है। ये अपील है कि उनके 5 बच्चे छोटे छोटे से, वो अकेले कमाने वाले थे, वाहिद घर के कफील थे, आगे पीछे कोई भी नहीं उनका, तो बराए मेहरबानी उनके साथ कुछ ताउन करें। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 302 की दफा शामिल की गई है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपरमार्केट में नामालूम अफराद ने ताले काट कर 3 दुकानों का सफाया कर दिया। दुकानदारों को मार्केट पहुंचने पर वारदात की इत्तला मिली। लाखों रुपए कैश, 4 बैटरियां और सुनार की दुकान से ज्वेलरी सेट भी उड़ा ले गए। के मेन गेट पर लगा ताला काटा, फिर 3 दुकानों को निशाना बनाया। 2 गारमेंट्स और 1 ज्वेलरी शॉप का शटर और ताला काट कर सफाया किया। दुकानदारों की जमा पूंजी लूट ली। लाखों रुपए कैश, 4 बैटरियां और ज्वेलरी सेट ले उड़े। दुकानदार ने पूछा कि इसका असाला कौन करेगा। मैं तो सो रहा था, बच्चे को स्कूल में छोड़ के आया हूँ। उसके बाद कॉल आती है मार्केट से कि भाई तेरी दुकान लूट गई है, पूरा माल वगैरह सब कुछ खाली हो गया। बैटरियाँ गई हैं दुकानों से, जो चार्जिंग बैटरियाँ लगी हुई थी बड़ी, तो कुछ कैश गया है जो खुले पैसे वगैरह रखते हैं यहाँ पर, उसमें से थोड़े से पैसे गए बस। किसी के 4000, किसी के 5000। मार्केट के मेन गेट के शटर से कुंडे कटे। कुंडे कटने के बाद जो जिन दुकानों को उन्होंने टारगेट बनाया था उन दुकानों के उन्होंने ताले काटे। ताले काट के बैटरी हो गई, दुकान का सामान हो गया, जो उनके हाथ लगा वो लेकर गए। इससे पहले भी कॉस्मेटिक की दुकान पे और ज्वेलरी की दुकान पे भी वारदात हुई है। कहाँ जाएं, क्या करें? ताजरों का कहना है कि इससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने वारदात की रिपोर्ट दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। और हब में सूबाई असेंबली के हल्के PB21 में वोटों की दोबारा गिनती के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स लड़ पड़े। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देना चाहते हैं लेकिन आलमी कन्वेंशंस रुकावट हैं। आला अदलिया तैनाती केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया, क्या वफाकी हुकूमत बन गई है? वज़ीर आज़म कौन है? गिलगित बल्तिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस्तिस्वाब राय हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की समाअत। वादी में जजेस की तैनाती के लिए अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। दौरान समाअत मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस काजी ईसा ने रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है, क्या वफाकी हुकूमत बन गई है, वज़ीर आज़म कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था नई हुकूमत की तश्कील का इंतजार कर लिया जाए, वज़ीर आज़म GB काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था इलाके में रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा को बुला लें, इस तस्वाब राय हो जाएगा। वकील GB का कहना था सुप्रीम कोर्ट ने GB के हवाले से 2019 में फैसला दिया था। अदालत ने मामलत के लिए गिलगित बल्तिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम एपलीट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। रिहायशी ज़मीन को तिजारती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। रिहायशी ज़मीन लेकर बिल्डर्स ने जेबों में पैसे डाले और सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने आंखें बंद कर रखी। सुप्रीम कोर्ट के बुलंदो बाला इमारत केस में रिमार्क्स। बिल्डिंग की तमाम तफसीलात हर इमारत पर अवेजा करने के नोटिफिकेशन के इजरा की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि SBCA 60 दिनों में किसी इमारत की तामीर मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट जारी करे। बिल्डर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल मसला बेचारे रिहायशियों का है। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ओवरबिलिंग के मामले पर बिजली की कंपनियों के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए गए। सार्फिन को इजाफी बिल भेजने पर नेपरा का बिजली कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। नेपरा अथॉरिटी का कहना है कि मामले को 1 माह के अंदर ही निपटा देंगे। नेपरा का बिजली कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत नेपरा में कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनियों की जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए गए और कहा गया कि आइंदा चंद रोज में बिजली कंपनियों को शोकाज नोटिस जारी कर देंगे। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक इस मामले को 1 माह के अंदर ही निपटा देंगे। दिसंबर 2023 के अवाइल में नेपरा की रिपोर्ट में जायद बिलिंग के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया था कि मुल्क की तकसीम कार कंपनियां सार्फिन से 100% तक इजाफी चार्जेस वसूल कर रही हैं। नेपरा ने अपनी 14 सफ़ा पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया था कि कोई एक तकसीम कार कंपनी भी ऐसी नहीं है जो 100% दुरुस्त बिलिंग कर रही है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें राब्ता कमेटी गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफे की मंजूरी दे सकती है। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। राब्ता कमेटी गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे सकती है। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा गंदम की एक्सपोर्ट से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। फौजी बिन कासिम खाद कारखाने को गैस देने की समरी पर गौर होगा। 1263 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की कमिश्निंग का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। इजलास में दरामदी यूरिया खाद की सब्सिडी पर भी बातचीत होगी और सब्सिडी के लिए वफाक और सूबों के दरमियान 50-50% शेयरिंग पर भी गौर किया जाएगा। महंगाई के 27 शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान है। पेट्रोल 90 पैसे मजीद महंगा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत भी 8 रुपए तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल भी 41 पैसे तक महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाएगी। महंगाई के 27 शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान। सराय का कहना है कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 90 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए तक इजाफे का फैसला हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 76 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। आइंदा 15 रोज के लिए मिट्टी का तेल भी 41 पैसे महंगा हो सकता है। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के तनासुब से होगा। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग कल हुकूमत को भिजवाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। दुनिया के 10 अमीर तरीन खिलाड़ियों में 3 फुटबॉलर, 1 गोल्फर, 1 बॉक्सर, 3 बास्केटबॉल, 1 टेनिस और 1 NFL प्लेयर शामिल है। अर्जेंटीना के लायनल मेसी और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो खरबपति स्पोर्ट्समैन हैं। चीना और इंटर मियामी के स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी के अकाउंट में $650 मिलियन मौजूद हैं। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1 खरब 82 अरब रुपए से जायद बनती है। वो इस वक्त खेलों की दुनिया की दौलतमंद तरीन शख्सियत हैं। बास्केटबॉल के अजीम अमरीकी खिलाड़ी लीब्रॉन जेम्स $600 मिलियन या 1 खरब 68 अरब के मालिक हैं। साहिब सरवत खिलाड़ियों में इनका दूसरा नंबर है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अकाउंट में भी $600 मिलियन या 1 खरब 68 अरब मौजूद हैं। वो दुनिया के तीसरे दौलतमंद स्पोर्ट्समैन हैं।
अमरीकी गोल्फर फिक मैकेल्सन 300 मिलियन के मालिक होने के साथ दुनिया के चौथे अमीर तरीन खिलाड़ी हैं। ये रकम पाकिस्तानी रुपए में 84 अरब रुपए बनती है। अमरीकी बास्केटबॉल प्लेयर केविन डोरेंट भी 300 मिलियन डॉलर यानी 84 अरब रुपए के मालिक हैं। अमीर तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में वो 5वीं पोजीशन पर हैं। मैक्सिकन बॉक्सर एल्वारेज 250 मिलियन डॉलर या 70 अरब रुपए के मालिक होने के साथ वो दुनिया के छठे अमीर तरीन स्पोर्ट्समैन हैं। दौलतमंद खिलाड़ियों में टेनिस के बादशाह नोवाक जोकोविच का नंबर 7वां है। जोकोविच 240 मिलियन डॉलर या 67 अरब 20 करोड़ के मालिक हैं। अमेरिकी फुटबॉल लीग NFL के स्ट्राइकर एरॉन रॉजर्स के पास 200 मिलियन डॉलर्स या 56 अरब रुपए मौजूद हैं। वो दुनिया के 8वें अमीर तरीन खिलाड़ी हैं। फ्रांस के 25 साल फुटबॉलर मेपापे का अमीर तरीन स्पोर्ट्समैन की फहरिस्त में 9वां नंबर है। उनके अकाउंट में 180 मिलियन डॉलर या 50 अरब 40 करोड़ के मसावी रकम मौजूद है। और दुनिया के 10वें अमीर तरीन एथलीट बास्केटबॉल प्लेयर स्टेफ करी हैं, जिनके अकाउंट में 160 मिलियन के मसावी रकम मौजूद है। और खुल के खेल PSL 9 के तराने का टीजर जारी। गाना गुलकार अली जफर और गुलकारा आयमा बेग ने गाया, आज रिलीज किया जाएगा। हम खबर दें आपको, हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास हो गया। नून लीग की जानिब से सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी ने की और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, मुमकिना हुकूमती और सियासी इत्तेहाद जो है उसके दरमियान बुनियादी चीज़ें वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार और वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार पर तो इत्तफाक हो गया था, लेकिन इत्तफाकी और सूबाई काबीना तश्कील दी जानी है, उस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कमेटियां हैं उनका पहला इजलास आज हुआ है। इसमें ये इब्तिदाई इजलास था, मज़ीद इजलास भी होंगे और जो मोडेलिटीज हैं वो तय की जाएंगी कि वफाकी काबीना कितनी बड़ी होनी चाहिए, पहले मरहले में कितने वज़रा को, किस पार्टी से कितने अरकान को जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर रहनुमा शरीक हुए हैं और इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम मलिक मोहम्मद अहमद खान शामिल हैं, जबकि साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए, शरीक हुए। कमर जमान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। इस कमेटी की जो सिफारिशात हैं वो कायदीन को, मरकजी कायदीन को पेश की जाएंगी और हतमी फैसला फिर हुकूमत साजी पर मरकजी क़यादत करेगी। हतमी फैसला मरकजी क़यादत का होगा। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी इन तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।